मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। भारत का आविष्कार शतरंज यानी चेस का खेल आज एक इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है। शतरंज हमेशा से भारत में शौकीनों द्वारा घर घर में खेला गया है। अब इस खेल में अगर हमारे भारतीय खिलाड़ी ही न हो तो बात कुछ हजम नहीं हो पाती है। हमारे कई खिलाड़ियों ने चेस में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का झंडा फहराया है। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन आज ही के दिन यानी कि 24 जुलाई 2000 में विजय लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर बनकर हासिल किया था। इक्कीस साल की उम्र में जब बाकी के यंगस्टर्स कॉलेज की डिग्री या जॉब हासिल कर रहे होते हैं, उस उम्र में विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद में हो रहे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में मास्टर पी हरिकृष्ण को हरा के इस टाइटल को हासिल किया। फिलहाल विजय लक्ष्मी की रैंक दुनिया में 20वें स्थान पर है। विजय लक्ष्मी की शतरंज में दिलचस्पी तब से पैदा हुई जब वो मात्र 3.5 वर्ष की थी। वो अपने करियर में 5 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। चेस ओलंपियाड में उन्होंने अन्य भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले सबसे अच्छे मेडल्स हासिल किए हैं। भगवत गीता को नियमित रूप से पढ़ने वाली विजय लक्ष्मी जब शतरंज के कुरुक्षेत्र पर खड़ी होती हैं, तो बड़ी दिलचस्प रणनीति दिमाग में लिए वो अपनी चालें चलती हैं। उनके अनुसार एक बार जब वो सेटल हो जाती हैं, तो अपने प्रतियोगी के बारे में नहीं सोचती हैं। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देती हैं कि सही चालें चलकर वो अपना बेस्ट किस तरह दे पाएंगी। रशिया के चेस चैंपियनशिप गैरी कैस्परोव की फैन विजय लक्ष्मी बताती हैं कि वो इजीली गिव अप नहीं करती हैं और यही इनकी सक्सेस का राज है। तो आज ही के दिन विजय लक्ष्मी ने दुनिया की पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर बनके अपना नाम भारतीय दिग्गजों की लिस्ट में शामिल कर लिया और अपने आप को BTBR यानी बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड कर लिया। हम उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह विजय लक्ष्मी शतरंज में किला फतेह करती रहें और भारत का नाम ऊंचा रखें। प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान में कुछ कर दिखाने का जज्बा और लगन है तो वो चाहे 17 का हो या 70 का, उसकी योग्यता दुनिया से बहुत देर तक छुपी नहीं रहती है। और इसी बात को सिद्ध किया इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट एंड टैलेंटेड व्यक्तियों में से एक अजीम प्रेमजी ने। व्यापार की दुनिया में 21 वर्ष की नाजुक उम्र में कदम रखने वाले अजीम प्रेमजी ने विप्रो कंपनी को FMCG से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज तक का सफर तय कराया और बाकी सब इतिहास है। विप्रो टेक्नोलॉजीज आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट R&D सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है। फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट के अनुसार ये तीसरे सबसे अमीर भारतीय हैं और दुनिया में 12.2 बिलियन की निजी संपत्ति के साथ इनका नंबर 41वें स्थान पर आता है। सिर्फ यही नहीं, साल 2000 में एशिया वीक ने इन्हें दुनिया के 20 सबसे पावरफुल लोगों में से एक वोट किया था। टाइम मैगजीन में एक नहीं बल्कि 2 बार 2005 और रिसेंटली 2011 में इनका नाम दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में लिस्ट हुआ था। 24 जुलाई 1945 में गुजरात में जन्मे अजीम प्रेमजी के करियर की शुरुआत एक अप्रत्याशित घटना से हुई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 21 वर्ष के प्रेमजी को जब पता चला कि उनके पिताजी चल बसे हैं, वो तुरंत अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार का बिजनेस संभालने वापस आ गए। कंपनी की पहली जनरल एनुअल मीटिंग में बाकी सभी सदस्यों से सबसे कम उम्र के अजीम जब वहां पहुंचे तो एक शेयर होल्डर ने उन्हें अपने शेयर्स एक तजुर्बेकार इंसान को बेच देने की सलाह दी।
उन महाशय की इस बात ने प्रेम जी को अपनी क्षमता साबित करने के लिए प्रेरित कर दिया और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कुछ ही समय में उन्होंने अपनी विल पावर से FMCG प्रोडक्ट्स में डील करने वाली विप्रो को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी में तब्दील कर दिया। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आज विप्रो टेक्नोलॉजीज दुनिया की सबसे बड़ी R&D सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज में से एक है। I thoroughly enjoy being with young people. You know, I do a lot of that in Wipro. I do it very frequently in Wipro. I do it in large groups. I do it in small groups. I do it in very small groups. I do it within the country and I do it outside the country. The first thing which I've learned in life is that you must begin life and you must approach life with your strengths. It's absolutely essential. Everyone in schooling very often keeps on pushing one to focus on what is wrong with us, or tells us what is wrong with us. And there is a very interesting imaginary story of a rabbit, and you must hear this one. The rabbit was enrolled in a rabbit school, and like all rabbits, it could hop very well but could not swim. At the end of the year, the rabbit got high marks in hopping but failed in swimming. The parents were concerned, the relations were concerned, the friends were concerned, the elder friends particularly. They said, forget about hopping, you anyway good at it. You don't have to keep practicing it. Concentrate on your swimming. We must cherish what is good in us. It's very fundamental to life. That is because it is only on our strengths that can give us the energy to correct our weaknesses. अजीम प्रेम जी सिर्फ एक कुशल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। 2001 में उन्होंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जिसका मकसद एक ऐसी यूनिवर्सल एजुकेशन को अचीव करना था जो कि एक जस्ट, इक्विटेबल, ह्यूमेन और सस्टेनेबल सोसाइटी देने में समर्थ हो पाए। इस संस्था ने मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर करने में अपना योगदान दिया है। दिसंबर 2010 में इन्होंने भारत में स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए $2 बिलियन डोनेट करने का वादा किया था। ये वादा इन्होंने विप्रो के 213 मिलियन इक्विटी शेयर्स को अजीम प्रेम जी ट्रस्ट में ट्रांसफर करके निभाया। ये डोनेशन भारत में इस प्रकार की सबसे बड़ी डोनेशन है। मेरा मानना है कि धन दौलत के साथ साथ उसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी आप पर आती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देश का भी उस संपत्ति पर अधिकार है, क्योंकि देश से ही आपने वो संपत्ति कमाई है। इसलिए उसका एक बड़ा हिस्सा आप सामाजिक कामों में इस्तेमाल करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अजीम प्रेम जी का शिक्षा के प्रति समर्पण इस बात से भी प्रतीत होता है कि सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं, इन्होंने कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्ट के अंडर अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी भी स्थापित की है। अजीम प्रेम जी पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने वॉरेन बफे और बिल गेट्स द्वारा शुरू किए हुए कैंपेन गिविंग प्लेज में साइन अप किया है। ये कैंपेन दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों को सोशल कॉजेज के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा डोनेट करने के लिए एनकरेज करता है। अजीम प्रेम जी ने अप्रैल 2013 में कहा था कि उन्होंने अपनी संपत्ति का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा चैरिटी में डोनेट किया है। अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा, I strongly believe that those of us who are privileged to have wealth should contribute significantly to try and create a better world for the millions who are far less privileged. 2005 में भारत सरकार द्वारा इन्हें ट्रेंड एंड कॉमर्स में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए पद्म भूषण और 2011 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। ऐसे बिजनेस टाइकून और फिलैंथ्रोपिस्ट को हमारी टीम की तरफ से उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिंदगी की उड़ान भरने का सफर अगर कोई तय कर ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसका दृढ़ निश्चय ही सबसे शक्तिशाली होता है, जो कि लोगों की नजरों में नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर दिखाता है। मर्दों की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने वाली इस महिला ने हवाई जहाज को उड़ाने के इस संकल्प से पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था और इन्होंने सिर्फ विमान उड़ाया ही नहीं बल्कि कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े और नए भी कायम किए जो सालों तक किसी से नहीं टूट पाए। प्यार से लेडी लिंडी बोले जाने वाली इस शख्सियत का नाम है एमिलिया इयरहार्ट।
10 साल की एमिलिया ने जब पहली बार हवाई जहाज को उड़ते देखा तो वो उससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई। अमेरिका के हार्टलैंड कैंसस में 24 जुलाई 1897 में जन्मी एमिलिया बचपन से ही टॉम बॉय थी। पेड़ों पर चढ़ना, राइफल से चूहों का शिकार करना और अपनी स्लेड्स पर एडवेंचरस राइड्स करना एमिलिया के लिए जैसे आम बात थी। वो एक स्क्रैप बुक भी मेंटेन करके रखती थी जिसमें उस जमाने की उन सक्सेसफुल औरतों की न्यूज क्लिपिंग्स होती थीं जिन्होंने मेल ओरिएंटेड फील्ड्स में अपना नाम बनाया था। एमिलिया ने 1915 में फिलाडेल्फिया के गर्ल्स फिनिशिंग स्कूल ओगोन्स ज्वाइन किया, लेकिन दूसरे ही साल में वर्ल्ड वॉर के फौजियों के लिए बनाए गए मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्होंने नर्स बनने के लिए वॉलंटियर किया, जिस वजह से वो वापस स्कूल नहीं जा सकी। हॉस्पिटल में कई जख्मी फौजी पायलट्स थे। वहीं से एविएटर्स के लिए एमिलिया के दिल में एक स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन पैदा हो गई। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो एक सोशल वर्कर बन गई। 1920 में लॉन्ग बीच एयर शो में एमिलिया ने विमान की पहली उड़ान भरी। उस 10 मिनट की उड़ान में उन्हें समझ में आ गया था कि उड़ना उनकी आने वाली जिंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ बनने वाला था। 6 महीनों में उन्होंने किसी तरह से पैसे बचा के एक सेकंड हैंड विमान खरीदा, जिसका नाम उन्होंने कैनरी रखा। ये वही विमान था जिसमें आगे जाकर एमिलिया 1922 में 14,000 फीट हाइट की उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी थी। अप्रैल 1928 में एमिलिया को एक कॉल आया, जिसने एमिलिया का हुनर दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एमिलिया को पहले तो लगा कि ये कॉल कुछ और नहीं, बस किसी का प्रैंक है। लेकिन जब कॉलर ने कुछ लोगों के रेफरेंस देकर एमिलिया को पूछा कि क्या वो अटलांटिक पर उड़ने वाली पहली महिला बनना चाहती हैं, तो एमिलिया ने बिना सोचे हामी भर दी। फिर क्या था, 17 जून को उन्होंने पायलट विल्मर स्टुल्जॉर को और लुइस गॉर्डन के साथ फोकर 7 फ्रेंडशिप नाम के विमान में ट्रेसपास हार्बर न्यूफाउंडलैंड से उड़ान भरी और करीबन 21 घंटे के बाद अटलांटिक पार करके बरीपोर्ट वेल्स में उतरे। एमिलिया की ये उड़ान न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन गई। क्योंकि इससे पहले 3 महिलाओं ने इस प्रयास में अपनी जान खो दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स में वापस लौटने पर इन तीनों के सम्मान में न्यूयॉर्क में टिकर टेप परेड हुई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनका व्हाइट हाउस में बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया गया। इस घटना के बाद एमिलिया ने विमान की उड़ान के साथ साथ प्रसिद्धि की भी उड़ान भरी। अटलांटिक उड़ान की तैयारी के दौरान एक इंटरव्यूअर जॉर्ज पटनम से उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फरवरी 1931 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद भी अपनी आजादी को बरकरार रखती हुई एमिलिया ने अपनी शादी को पार्टनरशिप और डुअल कंट्रोल के नाम से संबोधित किया। शादी के पश्चात इस दंपत्ति ने सीक्रेटली मिलकर एमिलिया के अटलांटिक में सोलो उड़ान भरने का प्लान तैयार किया। मई 1932 में एमिलिया ने हार्बर ग्रेस न्यूफाउंडलैंड से पेरिस के लिए अपनी उड़ान भरी, लेकिन आंधी तूफान और प्लेन की मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें अपना विमान आयरलैंड में एक फार्म में उतारना पड़ा। उनकी दिलेरी की ये खबर आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गई और प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने उन्हें इस बहादुरी पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की तरफ से गोल्ड मेडल पहनाया। कांग्रेस ने उन्हें डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया। ये सम्मान पहली बार एक महिला को मिल रहा था। इसके बाद एमिलिया एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती रहीं। इन्होंने ऑटो जायरोस को 18,415 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर रिकॉर्ड कायम किया, जो अगले कई सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। 11 जनवरी 1935 में वो पहली इंसान बनी जिसने होनोलुलु से कैलिफोर्निया तक अक्रॉस पैसिफिक का सफर अकेले तय किया। Obviously, research regarding technological unemployment is as vital today as further refinement or production of labor-saving and comfort-giving devices. Among all the marvels of modern invention, that with which I am most concerned is, of course, air transportation. Flying is perhaps the most dramatic of recent scientific attainments. Aviation, this young modern giant, exemplifies the possible relationship of women and the creations of science.
1937 में एमिलिया अपने 40वें जन्मदिन से पहले एक यादगार आखिरी चैलेंज के लिए तैयार हो गईं। वो दुनिया भर में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनना चाहती थीं। मार्च की उड़ान में बुरी तरह डैमेज हुए विमान को उन्होंने दोबारा रीबिल्ड करवाया। I have a feeling that there is just about one more good flight left in my system, and I hope this trip is it. ये कह के अपने नेविगेटर के साथ 1 जून को मायामी से 29,000 मील की जर्नी तय करने के लिए वो रवाना हो गई। 29 जुलाई को जब उनका विमान न्यू गिनी में उतरा तो वो ऑलरेडी 7,000 मील कवर कर चुकी थी। इनएक्यूरेट मैप की वजह से नेविगेशन बहुत मुश्किल हो गया था। प्लेन में एडिशनल फ्यूल डालने के लिए बाकी की सारी अननेसेसरी चीजों को बाहर फेंक दिया गया। एक्स्ट्रा फ्यूल की वजह से एमिलिया करीबन 274 मील का सफर तय कर पाई। 2 जुलाई को एमिलिया हाउलैंड से निकल गई। फोरकास्ट में अच्छा मौसम बताने के बावजूद उनका विमान भारी बारिश में उड़ रहा था। इस मौसम में ट्रैकिंग और नेविगेटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था। एमिलिया ने इटास्का से मदद की गुहार की, पर खराब मौसम के कारण उनसे भी कम्युनिकेट करना मुश्किल हो गया था। KHAQQ, calling Itasca. We are on the line 157337. We are running on the line north and south. एमिलिया की तरफ से कोई खबर न मिलने पर रेस्क्यू की टीम भेजी गई। ये एयर और सी सर्च नेवल हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था। 19 जुलाई को $4 मिलियन का खर्चा और 2.5 लाख स्क्वायर मील की खोज के बाद भी एमिलिया का पता न लगने पर यूएस गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया। 1938 में एमिलिया की याद में हॉलैंड आइलैंड में एक लाइट हाउस निर्माण किया गया। अमेरिका में उनकी याद में कई सड़कों, स्कूलों और एयरपोर्ट्स के नाम उनके नाम पर रखे गए। उनके जन्म स्थान वेचिसन, कैंसस को एक वर्चुअल श्राइन के रूप में तब्दील कर दिया गया। हर साल छात्रों को एमिलिया इयरहार्ट अवार्ड्स और स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। हालांकि एमिलिया इयरहार्ट की कोई खबर नहीं मिल पाई, लेकिन लोगों के दिलों में वो अमर हो चुकी थी। हमने ये तो सुना है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, पर क्या होनहार बिरवान का चिकना दिल भी देखा है? फ्रैंक एंटनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर का एक ऐसा हेड बॉय जो हाउस बैज गलती से भूलकर आए हुए स्टूडेंट्स को पनिशमेंट से बचाने के लिए अपनी तरफ से पैसा देता था कि वो स्कूल की शॉप से बैज खरीद लें। वो एक दिन बिलियर्ड्स की दुनिया का चैंपियन बन जाएगा। ये शायद उस समय किसी ने मुश्किल से ही सोचा हो। वो लड़का स्कूल के स्पोर्ट्स डे में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि उस समय वो 2002 में कोरिया में हो रहे एशियन गेम्स में कम्पीट कर रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि बिलियर्ड्स और स्नूकर में 8 बार का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका पंकज अडवाणी है। 24 जुलाई 1985 में पुणे में जन्मे पंकज के पहले 5 साल अपने पेरेंट्स और बड़े भाई के साथ कुवैत में बीते। कुवैत में इराक के हमले की वजह से उन्हें बेंगलोर आना पड़ा। पंकज सिर्फ 6 साल के ही थे जब उनके पिता चल बसे। बेंगलोर के फ्रैंक एंथनी स्कूल में पंकज और उनके भाई दोनों अपने अपने समय में हेड बॉय रहे। श्री को बचपन से ही बिलियर्ड्स खेलने का शौक था। हर दिन स्कूल के बाद 10 साल का पंकज अपने भाई के साथ स्नूकर पार्लर जाता और उसे खेलते हुए देखता। एक बार इन्होंने अपने भाई को स्नूकर खेलने की गुजारिश की। बड़ी मिन्नतों के बाद श्री ने उन्हें खेलने के लिए अलाउ कर दिया। And I remember initially when I started playing this game, I was about 10 years old. I was so small and I could barely reach the table. Yeah, yet I would play for about 6 to 7 hours a day, and I would need the help of, an extension because I couldn't reach the table and most of the shots were like too far for me. There were rumors that, people used to say that I was playing on a stool initially, but that's a bit too much. Well, actually my elder brother used to play this game initially, and it was the summer holidays, I remember, 96, way back. And I used to go there and watch him play in a snooker parlor, and I suddenly thought, after 3 weeks of watching him play with his friends, I said, let me just give it a shot. And the moment I played my first shot, I got the ball in. Because I'd watched him play for 3 weeks, and I picked up certain things about the game, the technique and the way you aim and, the way you strike a ball.
And the moment I got that first shot, I was hooked onto the game. I'd never thought that I would, not play for a single day. उसी के अगले साल पंकज ने अपने ही बड़े भाई श्री को फाइनल्स में हराकर स्टेट टाइटल जीत लिया। क्या आप विश्वास करेंगे कि पंकज की पहली मीडिया कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो पंकज ने पहले तो बिजनेसमैन बनने की चाहत जताई और फिर थोड़ा सोच के वो बोले कि वो वर्ल्ड चैंपियन भी बनना चाहेंगे। और उनके ये मासूम शब्द 8 साल के भीतर ही सच हो गए। शायद इसी को पावर ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जो उन्होंने दिल से चाहा वो सच हुआ। पंकज का हुनर ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहा। प्रख्यात स्नूकर विजर्ड अरविंद सवुर ने उनके टैलेंट को पहचान के उन्हें अपने विंग में ले लिया। मॉडर्न स्नूकर के फादर कहे जाने वाले अरविंद ने पंकज के परिवार को भरोसा दिलाया कि वो पंकज को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। लेकिन आगे क्या होने वाला था, इसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। 18 साल के पंकज अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही थे जब उन्होंने चाइना में हो रहे मेंस वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में विजेता का खिताब जीता था। ये पंकज के 8 वर्ल्ड टाइटल्स में से पहला खिताब था। For me, the first world championship at the age of 18 was a very, very memorable moment in my career. I remember I was in China playing the world championship and I was expected to do nothing, and then to come back with a title from nowhere. I think a couple of matches I was almost knocked out of the tournament, and suddenly things changed, and just a slice of luck here or there. In a particular match, it was in the top 32 and then the pre-quarterfinals. Just a couple of lucky shots, and that got me back into the game, and I capitalized on that. So sometimes you just need that one slice of luck to turn things around. 2005 में उसके बाद IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज ग्रैंड डबल कंप्लीट करने वाले पहले प्लेयर बने, जिसमें इन्होंने दोनों पॉइंट और टाइम फॉर्मेट में अपनी जीत हासिल की। इसके बाद इनको भारत सरकार की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्नूकर की दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले पंकज अडवाणी को हमारी टीम की तरफ से उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, रोज की तरह आज का हमारा ये सफर भी बहुत ही अच्छा रहा और आज भी हमने कई सारी ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में जाना जिनके बारे में शायद आप जानना चाह रहे थे और शायद आपने पहले कभी नहीं सुना था। तो आज के BTBR में बस इतना ही। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहिए BTBR यानी बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,